नमस्कार दोस्तों। हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन है और हम लोगों ने अभी तक जो हमने देखा कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कौन-कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं और किस तरीके से अलग-अलग टाइप के अगर हम कहें तो जैसे कि क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो जितने भी ये सारे के सारे डिज़ाइन हैं, आपने अगर इन पे फ़ोकस किया है या आपने इनको देखा है तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि ये कॉन्सेप्ट की हर जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनका एक अपनी स्पेशलिटीज़ है और फर्स्ट यूनिट में यही बताया गया है इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि पर्टिकुलर कौन-कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं और किस तरीके से उसको प्रोग्रामिंग के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दोस्तों ये बताने का मकसद इतना था कि हम ये समझ सकें कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन है उसको डिज़ाइन करने के लिए अगर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं पता होगा या फिर उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है इसके बारे में नहीं पता होगा, तो हम कहीं न कहीं उसको डिज़ाइन नहीं कर पाएँगे। तो क्योंकि उसका एक रीज़न है क्योंकि अगर हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, तो आप एक चीज़ याद रखिए कि जब भी हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना शुरू करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और अगर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो हमें एक चीज़ वहाँ पे देखनी होती है कि अगला आगे एक-एक स्टेप आगे बढ़ते समय कि क्या कौन-सी प्रॉब्लम्स अब आगे अराइव हो रही है। जब हमें प्रॉब्लम अराइव हो रही है तो हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके ही करेंगे। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स के का आइडिया नहीं होगा तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कहाँ पे कौन-सी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो बहरहाल जो हमारा फर्स्ट यूनिट था वहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स का और उनके बारे में ये बताया गया कि किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया गया जाता है इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को। अ, उसके बाद से दोस्तों हम लोग सेकंड यूनिट में आए और हम लोगों ने देखा कि अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चल जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के, तो फिर हम किस तरीके से उसको एक डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि जब तक हम डायग्राम क्रिएट नहीं करते हैं तब तक हम उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। तो डायग्राम को क्रिएट करके हम जो सिस्टम हम बनाना चाहते हैं हम उसकी फंक्शनैलिटीज़ को एनालाइज़ करते हैं। इसके लिए जो सबसे हेल्पफुल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स में वो है आपका यूएमएल यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज ये एक वे है जो हमें प्रोवाइड करता है कि हम किस तरीके से अपने सिस्टम को डिज़ाइन करें, उसके स्ट्रक्चर और उसके बिहेवियर को एनालाइज़ करें, ठीक है? तो हमने देखा है कि यूएमएल में बेसिकली 2 टाइप के कैटेगरी डिवाइडेड की गई है। एक आपका एक आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम होता है और एक आपका बिहेवियरल डायग्राम होता है। दोस्तों अगर हम स्ट्रक्चरल डायग्राम की बात करें तो स्ट्रक्चरल डायग्राम क्या है कि हम उसमें पर्टिकुलर ये देखते हैं कि कहाँ पे कौन-सा कंपोनेंट रखा जाएगा, किस कंपोनेंट के अंदर कौन-सा प्रोटोकॉल होगा, ऑब्जेक्ट किस तरीके से अरेंज किए जाएँगे, क्लास किस तरीके से अरेंज किए जाएँगे और ओवरऑल आपका सिस्टम किस तरीके से दिखेगा। लेकिन दोस्तों स्ट्रक्चरल डायग्राम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम बिहेवियरल डायग्राम को देते हैं। उसका रीज़न क्या है कि हमने अब जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया है हमने जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया है वो अकॉर्डिंग टू बिहेवियर उसका जो बिहेवियर है वो अकॉर्डिंग टू यूज़र नीड है कि नहीं है, ठीक है ना? या फिर हमने जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट या क्लासेस जिस पर्पस के लिए वहाँ पे इनबिल्ट किया है तो क्या वो क्लास या वो ऑब्जेक्ट उस पर्पस को वहाँ पे फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हम डायनेमिक डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। एक बार दोस्तों डायग्राम क्रिएट हो जाता है तो फिर हमने तीसरी यूनिट की स्टार्टिंग में ही देखा था कि हम डायग्राम को भी या डिज़ाइन को भी ऑप्टिमाइज़ करते हैं और डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज़ करने का जो मेन मकसद है वो क्या है कि हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारा डिज़ाइन है, ठीक है? यानी हम एक्चुअली में कहना चाहते हैं कि हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो हमने डिज़ाइन क्रिएट किया है, जो हमने आर्किटेक्चर क्रिएट किया है, जिसको हमें
अब कोड में इम्प्लीमेंट करना है तो वो क्या पूरी तरीके से सही है कि नहीं, तो हम दोबारा से उसको पूरे डायग्राम को एनालाइज करते हैं और जहाँ पे जो चीज़ें हम रिमूव कर सकते हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, रिमूव कर देते हैं, और या जहाँ पे कोई नई फंक्शनलिटी ऐड करें जिससे कि पर्टिकुलर अगर हम बात करें कि अगर नई फंक्शनलिटी ऐड करें तो उस पर्टिकुलर ऑपरेशन का परफॉर्मेंस बढ़ जाए तो हम वहाँ पे उस तरह की फंक्शनलिटी को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। देन ओवरऑल डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि हम एक ऐसा डायग्राम ओवरऑल फाइंड करते हैं जो कि इजी हो समझने में और जिसको हम आसानी से समझ के इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बहरहाल हम लोगों ने ये सारी चीज़ें आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के अंदर देखी थी। आज का दोस्तों जो हमारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो है हमारा रीयूजेबिलिटी का, ठीक है ना? यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन में रीयूजेबिलिटी का क्या मतलब है, ठीक है ना? तो हमें दोस्तों एक चीज़ पता है कि रीयूजेबिलिटी का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि हम किसी एक चीज़ को अकॉर्डिंग टू नीड बार-बार यूज़ करें, ठीक है ना? तो होता क्या है दोस्तों कि अगर हमें कोई कोड है जिसका काफ़ी टाइम अपने इस जो भी हम सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें उसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो हम क्या करते हैं कि उस कोड को बार-बार न लिख के, ठीक है? हम उस कोड को बार-बार न लिख के हम क्या करते हैं कि उस कोड को एक जगह पे लिख लेते हैं और अकॉर्डिंग टू नीड जो है हम उसको कॉल कर लेते हैं जहाँ-जहाँ भी जिस-जिस सिचुएशन पे भी उस पर्टिकुलर कोड की ज़रूरत होती है। तो इससे होता क्या है दोस्तों, इसका जो मेन इम्पैक्ट है वो ये है कि इससे आपका जो पर्टिकुलर जो हमारा सिस्टम है वो उसके या फिर उसका जो कोड है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो उतनी मतलब कि कम हो जाती है। यानी कि अगर आप सोचिए कि अगर आप वही कोड जो है बार-बार जहाँ-जहाँ ज़रूरत होती है, हर बार आपको लिखते हैं तो कहीं न कहीं कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। लेकिन अगर आपने कोड को एक बार डिफाइन किया है और अकॉर्डिंग टू नीड उसको बस कॉल कर ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं कोड की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम होती है। ठीक है ना? तो रीयूजेबिलिटी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन में एक अपॉर्च्युनिटी है कह लीजिए जो कि आपको ये सुविधा प्रोवाइड करती है कि आप कोड को दोबारा लिखने की बजाय आप उसी कोड को दोबारा से कॉल करके यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है? तो देखिए जैसा कि यहाँ पे एक सेकंड हाँ, तो देखिए जैसा कि यहाँ पे अगर इस डायग्राम को इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज रीयूजेबिलिटी। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि reusability in object oriented programming achieved through the features of C++ where it possible to extend or reuse the properties of a parent class or superclass or base class in a subclass, and in addition to that adding extra more features or data members in the subclass or child class or a derived class. This whole set of mechanism is known as inheritance। ठीक है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे इस डिफिनीशन को अगर आप देखते हैं तो जैसा लिखा हुआ है कि दिस हेल्प इन टू अस द सेम कोड ओवर एंड अगेन विदाउट राइटिंग इट्स मल्टीपल टाइम्स विच हैव टाइम कोड एफर्ट एंड कोड रिडक्शन। ठीक है ना? यानी कि ये हमें सुविधा प्रोवाइड करता है कि एक ही कोड को बार बार न लिख के हम उसी कोड को मतलब कि अकॉर्डिंग टू नीड एक्सेस करते रहें या फिर कॉल करते रहें जिससे कि कोड रिडक्शन हो जाता है। ठीक है ना? रीयूजेबिलिटी का दूसरा जो एग्जांपल है आपका, अगर हम बात करें एक सेकेंड, तो दोस्तों जो अभी तक हमने देखा कि ये आपका रीयूजेबिलिटी में जो अभी तक जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो एग्जांपल है वो है इनहेरिटेंस का। किसका है दोस्तों? इनहेरिटेंस का। ठीक है ना? तो जो इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, तो जैसा कि ये इनहेरिटेंस जो कॉन्सेप्ट है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन में यूज होता है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्या करता है कि पर्टिकुलर जो भी आपका कोड है, ठीक है ना, उसको ये दोबारा न लिख के उसी पुराने कोड को कॉल करता है। तो कैसे कॉल करता है? तो इसके लिए क्या होता है कि आपको दो क्लासेस बनाने होते हैं। एक आपका देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं हम उसको, एक आपका वो पेरेंट क्लास होता है जिसको हम सुपर क्लास या फिर बेस क्लास भी कहते हैं।
एक आपका सब क्लास होता है जिसको हम चाइल्ड क्लास या डिराइव क्लास भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दो चीजें तो होती हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि हम बात करें कि अगर हमने यहाँ पे देखा ये एक क्लास है, मान लीजिए कि ये आपका पेरेंट क्लास है, ठीक है, सॉरी ये आपका पेरेंट क्लास है और ये इसके अंदर सपोज कीजिए हमने कुछ फंक्शनैलिटीज को डिफाइन किया है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका एक डिराइव क्लास है, यानी कि बेस क्लास या चिल्ड्रन क्लास जो भी कह लीजिए। तो अगर इस बेस का ये जो आपका डिराइव क्लास है, ठीक है ना, तो इस डिराइव क्लास में अगर हम नई फंक्शनैलिटी कुछ ऐड करना चाहें तो हम वो कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम डिराइव क्लास को इस पर्टिकुलर इस पेरेंट क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज करने की जरूरत पड़ रही है, तो डिराइव क्लास में दोबारा से उस फंक्शनैलिटी को लिखने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि हम नई फंक्शनैलिटी तो उसमें ऐड कर सकते हैं डिराइव क्लास में जो कि पेरेंट क्लास के अंदर ना हो, लेकिन जब वो फंक्शनैलिटी यूज करने की बारी आती है जो पेरेंट क्लास के पास होती है, तो उसके लिए फिर हम उसको डिराइव क्लास में फिर से राइट न करके हम डिराइव क्लास जो डिराइव क्लास है वो क्या करता है कि अपने पेरेंट क्लास से उस फंक्शनैलिटी को इनहेरिट कर लेता है, ठीक है ना। दोस्तों ये एग्जांपल जो है वो सिंपल रियल लाइफ का ही है, क्योंकि रियल लाइफ में हम देखते हैं कि फादर के अंदर सॉरी चिल्ड्रन के अंदर फादर के कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम कहते हैं कि चाइल्ड ये जो प्रॉपर्टी है चाइल्ड को उसके फादर के थ्रू मिली है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट वही चीज यहाँ पे हमने कोडिंग में इम्प्लीमेंट किया है, बस दोनों में फर्क इतना है कि जो आपका ये चाइल्ड वाला क्लास है, ठीक है ना, तो यहाँ पे सॉरी जो नेचुरल जो रियल लाइफ है उसमें क्या होता है कि हम ये तय नहीं कर सकते कि कौन सी फंक्शनैलिटी कौन सी फीचर फादर की चिल्ड्रन के अंदर होगी। वो एक गॉड गिफ्टेड है कि वो ऑटोमेटिक कहें कि कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि कोडिंग की बात करें तो कोडिंग में दोस्तों क्या है कि हमने ये सारी चीजें खुद बनाई हैं, ठीक है ना दोस्तों। हमने ये सारी चीजें चूंकि खुद इंप्लीमेंट की हैं, खुद बनाई हैं, तो यहाँ पे क्या है कि हम अकॉर्डिंग टू नीड हम अपने हिसाब से जो भी पेरेंट क्लास के अंदर फंक्शनैलिटी डिराइव करेंगे, तो हम वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी यहाँ पे क्या है कि हम जो भी जितना भी सॉरी जो पेरेंट क्लास के अंदर जितनी भी फैसिलिटी या फंक्शनैलिटीज होगी, वो जो उसका डिराइव क्लास है या सब क्लास है, वो आसानी से उन सारे के सारे फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सकता है। तो बस ये डिफरेंस है। और कहने का मतलब क्या है कि इससे क्या है कि अब देखिए आप खुद देख रहे हैं कि अ, आप अगर इस चीज को जो मैंने आपको समझाई है तो इसको आप देख के आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे कोड का रीयूज कर रहे हैं, ठीक है ना। इनहेरिटेंस एक बहुत अच्छा एग्जांपल है रीयूजेबिलिटी का। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमें दोबारा बार बार कोड को लिखना नहीं पड़ रहा है और हम एक ही कोड को दोस्तों बार बार यूज करके यूज कर ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है ना। तो अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें तो वहां पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि आपका पर्टिकुलर जो है ये जो मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर अगर रीयूजेबिलिटी की बात करें तो इनहेरिटेंस जो है एक अच्छा एग्जांपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में रीयूजेबिलिटी का, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस के कुछ इनहेरिटेंस सॉरी रीयूजेबिलिटी का एक और भी अच्छा एग्जांपल है, और वो एग्जांपल यहाँ पे है। अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो ये आपका दूसरा है, यानी कि इनहेरिटेंस की बात करें तो ये पहला है, और दूसरा रीयूजेबिलिटी की बात करें तो वो आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे है वो पॉलीमॉर्फिज्म। क्या है दोस्तों, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं जैसा लिखा हुआ है कि द सेकंड अप्रोच टू रीयूजेबिलिटी कैन बी अचीव्ड थ्रू द कंबाइंड अप्रोच ऑफ इनहेरिटेंस एंड वर्चुअल फंक्शन विच लीड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना। तो जैसा कि देखिए दोस्तों पॉलीमॉर्फिज्म का ये लिखा हुआ है कि पॉली मतलब होता है मेनी, ठीक है ना, और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, यानी कि बहुत सारे फॉर्म, मेनी फॉर्म। ये जो लिखा है पॉली का मतलब क्या है आपका मेनी, और मॉर्फ का मतलब क्या है आपका फॉर्म।
तो यानी कि मेनी फॉर्म, यानी कि कई सारे फॉर्म में हम पर्टिकुलर कोड को यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म का दोस्तों एक एग्जांपल देखें तो मैं आपको बताऊं कि जैसा कि देखिए पहले हम इस नीचे वाले लाइन को देखते हैं और फिर आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। तो देखिए जैसा कि लिखा हुआ है कि दैट मीन्स द सेम डाटा मेंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मेनी फॉर्म्स एंड इट also open the door for providing overriding concept with again help through reusability। ठीक है दोस्तों, तो एक्चुअल में दोस्तों क्या है कि पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है कि वहां पे भी हम कोड को एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं। तो वैसे तो सी प्लस प्लस में हमने पीछे वाले चैप्टर में देखा था कि पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर दो टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म है, एक आपका कंपाइल टाइम में है, एक आपका रन टाइम में है। तो कंपाइल टाइम में आपका फंक्शन ओवरलोडिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग है और रन टाइम में आपका फंक्शन ओवरराइडिंग है, जिसके बारे में हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। बहरहाल मैं अगर थोड़ा सा बता दूं तो फंक्शन ओवरलोडिंग की अगर हम बात करें तो फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि हम पर्टिकुलर किसी फंक्शन को ऐसा ओवरलोड करें कि वो एक से ज्यादा चीजों के लिए पर्टिकुलर एक ही फंक्शन का हम यूज कर सके, यानी कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग फंक्शन न बना के हम एक ही ऐसा फंक्शन बनाए जो कई सारी चीजों के लिए यूज हो सके, दैट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात करें तो सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी, लेकिन चूंकि वहां पे ऑपरेटर है और यहाँ पे आपका क्या है फंक्शन है दोस्तों। ठीक है ना, तो ऑपरेटर में क्या होगा कि पर्टिकुलर एक ऑपरेटर है जो कि किसी चीज के लिए डिफाइन किया गया है, लेकिन हम उस ऑपरेटर को थोड़ा सा और एडिशनल मीनिंग प्रोवाइड करें। जैसे कि अगर हम प्लस की बात करें तो प्लस एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि दो इंटीजर वैल्यू को ऐड करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं दोस्तों कि अगर वो दो एडिशनल चीजों या फिर दो एडिशनल वैल्यूज को अगर ऐड कर रहा है, ठीक है ना, तो हम उसके अंदर थोड़ी सी और उसकी पावर को बढ़ाते हैं थ्रू द कोडिंग, और हम उसमें थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पावर देते हैं वो क्या कि वो इंटीजर के साथ साथ कैरेक्टर को भी ऐड कर सकता है या मर्ज कर सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऑपरेटर एक ही है लेकिन हमने उसको एक नई कैपेबिलिटी बनी, वो पुराना काम तो करेगा ही करेगा लेकिन उसके अलावा जो हमने नई कैपेबिलिटी उसको प्रोवाइड की है तो वो उस पर भी काम करेगा, तो दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, तीसरी चीज जो ये तो आपका रन टाइम में था, सॉरी कंपाइल टाइम में था। अब हम रन टाइम की बात करें तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोवाइडिंग ओवरराइडिंग। ठीक है ना, तो अगर हम इस ओवरराइडिंग को अगर दोस्तों देखें या समझने की कोशिश करें तो ओवरराइडिंग का मतलब क्या है दोस्तों कि जैसे कि अगर हम एक क्लास बनाते हैं, बेस क्लास, सुपर क्लास, ठीक है ना, एक हम सुपर क्लास बनाते हैं, ठीक है ना, और एक हम क्या बनाते हैं उससे डिराइव्ड क्लास। ठीक है, तो होगा क्या दोस्तों कि अगर हमने यहाँ पे भी कोई एक फंक्शन डिफाइन किया है ए, और वही सेम फंक्शन हमने यहाँ पे भी डिफाइन किया है ए, ठीक है ना, तो जब भी अगर हम इस ए फंक्शन को बाहर से कॉल किया जाएगा तो वो क्या करेगा कि वो इस सुपर क्लास के फंक्शन को न कॉल करके उसको ओवरराइड करता हुआ वो कहाँ पे आ जाएगा, सीधे बेस क्लास का जो फंक्शन है वो उसको मतलब हाँ सॉरी सब क्लास का जो फंक्शन है वो उसको डायरेक्ट कॉल करेगा। तो इसे हम कहते हैं ओवरराइडिंग, यानी सुपर क्लास को वो इग्नोर करता हुआ सीधे कहाँ पहुंच गया, अपने सब क्लास में, तो दैट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक है ना, तो ये तो पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप है। एक अगर हम सिंपल एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझाना चाहें दोस्तों तो एक ये भी हो सकता है कि मान लीजिए हमने एक सेप नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है, एक सेकेंड, तो एक हम एक दूसरा अगर हम एग्जांपल देखें, ठीक है, तो अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं तो वहां पे ये दिखता है कि आप अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो अगर हम सेप नाम का कोई फंक्शन बनाएं, ठीक है ना, जो कि जिसकी कैपेबिलिटी हो कि हर टाइप के वो शेप को ड्रॉ कर सकता हो। ठीक है, तो अब होगा क्या कि मान लीजिए कहीं पे भी अगर हमें जरूरत होगी सर्किल बनाने की तो हम शेप नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके थ्रू सर्किल को ड्रॉ करेंगे। आगे चल के कहीं पे भी अगर हमें कोई दूसरा फंक्शन की जरूरत पड़े, कहीं दूसरे शेप की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि पॉलीगॉन बनाने की जरूरत है, तो भी हमने शेप को ही हम शेप फंक्शन को ही कॉल करेंगे और उससे हम पॉलीगॉन दोस्तों क्रिएट करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों आगे चल के किसी और फंक्शन की कहीं जाके किसी और शेप की जरूरत हुई तो वहां पे भी दोस्तों हम क्या करेंगे कि शेप नाम के फंक्शन को ही कॉल करेंगे और उससे हम एक नई जो है
क्या कहते हैं सेफ नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे और सेफ नाम के फंक्शन से हम फिर से एक कॉल करके उससे जो भी वहाँ पे अकॉर्डिंग टू नीड जो भी क्या कहते हैं सेफ हमें ड्रॉ करना होगा हम वहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे दोस्तों। तो आप अगर देखें तो अभी तक जो समझ में आया है वो ये है दोस्तों कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन में पॉलीमॉर रीयूजेबिलिटी का अगर कोई बेस्ट एग्जांपल अगर हम कहें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका इनहेरिटेंस है, लेकिन उसके अलावा पॉलीमॉर्फिज्म भी है जो रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करता है दोस्तों। ठीक है, तो मेन चीज क्या है कि अगर आप को ये चीजें समझ में आ रही हैं कि रीयूजेबिलिटी में इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म दोनों का यूज होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, तो आपको जो मेन फोकस करना है वो किसके ऊपर करना है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि इनहेरिटेंस किस तरीके से रीयूजेबिलिटी को परफॉर्म कर रहा है और पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो किस तरीके से रीयूजेबिलिटी को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, तो जिस तरीके से अगर आपको इन दोनों के बीच में जब तक है तो दोनों रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों में रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमें यहाँ पे फोकस करना है कि कौन सा जब जब तक हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा इनहेरिटेंस है या इनहेरिटेंस किस तरीके से रीयूजेबिलिटी का सपोर्ट करता है, उसकी स्पेशलिटीज क्या है, उसको किस तरीके से कोड में इंप्लीमेंट करना है, या फिर पॉलीमॉर्फिज्म किस तरीके से रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करता है, उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका क्या है कोड में, जब तक हम ये चीज सही से नहीं समझेंगे तब तक हम अपने जब भी हम सिस्टम को अगर डिजाइन कर रहे हैं तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे हमें पॉलीमॉर्फिज्म को रखना है और कहाँ हमें इनहेरिटेंस को रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।